कक्षा 12वीं के समस्त विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन। मैं प्रेम सिंह, प्रशिक्षित पराय स्नातक शिक्षक हिंदी, आर्डन प्रोग्रेसिव स्कूल हल्द्वानी लामाचौड़, आज आपके समक्ष लेखक जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित गद्य पाठ बाजार दर्शन लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। सर्वप्रथम मैं आप सभी विद्यार्थियों के उत्तम स्वास्थ्य की हार्दिक कामना करता हूँ। साथ ही ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूँ आप सभी का परिवार स्वस्थ एवं सकुशल रहे। आप सभी विद्यार्थी अपने अपने घरों में रहकर इस कोरोना संक्रमण को रोकने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। मैं आज सर्वप्रथम कवि जैनेन्द्र के जीवन परिचय से परिचय कराते हुए आपको बाजार दर्शन पाठ के सारांश पर प्रकाश डालूंगा, जिससे आप इस पाठ के उद्देश्य एवं पाठ्य विषय वस्तु को भली भांति समझकर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें। चलते हैं लेखक परिचय की ओर। जैनेन्द्र कुमार का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सन 1905 में हुआ था। प्रमुख रचनाएं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध जो कि एक उपन्यास है, वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम, देश की राजकन्या, पाजेब जो कि एक कहानी संग्रह है, प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रिय, सोच विचार, समय और हम, विचार प्रबंध, विचार प्रधान निबंध संग्रह है। प्रमुख पुरस्कारों में साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित। हिंदी साहित्य की अनवरत सेवा करते हुए सन 1990 में इस कथाकार ने इस संसार से विदा ली। लेखक के शब्दों में, यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जो अपने को विवश मान बैठता है वही तो असमर्थ है, पर जिसने स्वप्न के सत्य के दर्शन किए वह यथार्थ की विकटता से कैसे निरुत्साहित हो सकता है। अर्थात कभी भी व्यक्ति को निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जैनेन्द्र कुमार का अवदान बहुत व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। जिस प्रकार से प्रेमचंद साहित्य के विशेष लेखकों में जाने जाते हैं, रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं, उसी प्रकार उनके बाद जैनेन्द्र को हिंदी साहित्य में विशेष सम्मान प्राप्त है। ने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया। परख और सुनीता के बाद 1937 में प्रकाशित त्यागपत्र ने इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रभुत प्रतिष्ठा दिलाई। इसी तरह खेल, पाजेब, नीलम, देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, तत्सत जैसी कहानियों को भी कालजयी रचनाओं के रूप में मान्यता मिली है। कथाकार होने के साथ साथ जैनेन्द्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रही। बहुत सरल एवं अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थनीति और दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। अपनी गांधीवादी चिंतन दृष्टि का जितना सुष्ठु एवं सहज उपयोग वे जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं, वह अन्यत्र दुर्लभ है और वह इस बात का सबूत पेश करता है कि गांधीवाद को उन्होंने कितनी गहराई से हृदयंगम किया है, अर्थात किस प्रकार से उन्होंने गांधी विचारधारा को अपनाया। इस प्रकार आपने जाना कि साहित्य के कथाकार, साहित्यिक रचनाकार जैनेन्द्र कुमार
कि काव्य प्रतिभा किस प्रकार की थी। बाजार दर्शन जैनेन्द्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है, जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले ही शुरू हुई है, पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेन्द्र का लेख आज भी इनकी मूल अंतर्वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जैनेन्द्र का जो भी लेख होता है उसकी मूल अंतर्वस्तु को समझाने में वे काफ़ी प्रभावशाली रहे हुए हैं। वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। उन्होंने कहीं बाहर का कोई उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि अपने मित्रों और परिचितों के माध्यम से हमें बाजार के जादू के बारे में स्पष्ट किया है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं। जैनेन्द्र ने बतलाया है कि यदि हम अपनी आवश्यकताओं को जानें और बाजार का उपयोग करें तो हम उस बाजार का अच्छा लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर हम ज़रूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। दूसरी बात यह भी कह रहे हैं कि हमको बाज़ार की चमक दमक में फंसने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, और यदि हम फंस गए तो हमें असंतोष होगा, तृष्णा होगी और अति इच्छा होगी, और अंत में क्या है, अपने आप से ही क्या होगी, ईर्ष्या हो जाएगी। इस मूल भाव को जैनेन्द्र कुमार ने भांति भांति से समझाने की कोशिश की है। अनेक प्रकार से इस तथ्य को हमें समझाने की लेखक जैनेन्द्र ने कोशिश की है, कहीं दार्शनिक अंदाज में, कहीं किस्सागो की तरह। दर्शन जिस प्रकार से एक वैचारिक व्यक्ति का दर्शन होता है, वह विचार कर हर निष्कर्ष पर पहुंचता है, और किस्सागो कुछ किस्से कहानियों के माध्यम से कोई बात हमें समझ में आती है तो उसे किस्सा गोई की बात कहते हैं। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है। उन्होंने बाजार के अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र भी बताया है। उसका मूलभूत कारण बाजार में हमारा योगदान कि किस प्रकार से हम बाजार को उपयोग करते हैं, उपयोग में लाते हैं, और किस प्रकार से हमारी बाजार के प्रति एक दृष्टिकोण बन जाता है। चलते हैं इस गद्य पाठ के सारांश की ओर, जिससे आप सभी भली भांति समझ सकें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने में आप समर्थ हो सकें। प्रस्तुत पाठ बाजार दर्शन को हम निम्नांकित बिंदुओं की सहायता से आसानी से समझ सकते हैं। गहरी वैचारिकता एवं साहित्य सुलभ। प्रस्तुत पाठ बाजार दर्शन गहरी वैचारिकता का एक अनुपम उदाहरण है कि किस प्रकार से साहित्य सुलभ, यह प्रायः साहित्य में भी आसानी से देखने को मिल सकता है और स्वयं दैनिक जीवन में भी आप इसे भली भांति अनुभव कर सकते हैं। गहरी वैचारिकता एवं साहित्य सुलभ के माध्यम से हम देखते हैं कि गहरी वैचारिकता, यदि हम किसी गहन विचार से किसी तथ्य को सोचते हैं, समझते हैं, तो वह तथ्य हमारे सामने ज़्यादा स्पष्ट रूपों में आता है। और साहित्य सुलभ, इस पर अनेक साहित्य भी हमें देखने को मिलता है। बार बार आप जानते हैं कि किस प्रकार से बाजार में लोग जाते हैं और किन किन वस्तुओं को वे खरीदते हैं। उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद। दूसरा, यह पाठ बाजार दर्शन उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद को स्पष्ट रूप से समझाने में सहायक है। उपभोक्तावाद आपने प्रायः कक्षा 9वीं की कक्षाओं में पढ़ा होगा। उपभोक्तावाद की संस्कृति, उत्पादन का जो उपभोग करते हैं, अर्थात जो व्यक्ति जो प्रोडक्ट, जो वस्तुओं का उपभोग करते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। और एक व्यक्ति ने वह चीज़
उपयोग की, उपभोग की और अन्य लोगों ने भी चाहे अनजाने उस चीज़ का उपभोग किया तो वह होता है उपभोक्तावाद। बाजारवाद, एक व्यक्ति बाजार के जाना पसंद करता है और दूसरे लोग आवश्यकता न होने के बाद भी उसी बाजार का अनुसरण करते रहते हैं तो वह बाजारवाद कहलाता है। तीसरा बिंदु, बाजार की जादुई ताकत। यहाँ पर लेखक ने यह भी बताया है कि बाजार की जादुई ताकत यह होती है, वह हमें अपने ओर आकर्षित करती है। अगर हम बाजार जाते हैं तो अनेक चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम प्रायः देखने की इच्छा करते हैं और हम जाते भी हैं और देखते भी हैं। कभी कभी तो यह होता है कि हम किसी अन्य कारण से जाते हैं लेकिन हम बाजार की चमक दमक में उलझ जाते हैं और हमें समय का आभास ही नहीं रहता, हमारा कितना समय व्यर्थ चला गया। तो यह है जादुई ताकत। इसे लेखक ने अनेक संदर्भों में परिभाषित किया है। चमक दमक से असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या। लेखक ने यह भी बताया है कि जो बाजार की जो चमक दमक होती है उससे असंतोष होता है, तृष्णा व ईर्ष्या से जो इच्छा की पूर्ति होती है वह पूरी तरह नहीं हो पाती और उससे ईर्ष्या भी होती है। यदि हम बाजार जाते हैं, हमने कोई वस्तु अनावश्यक रूप से खरीद ली तो घर आने पर वो हमें असंतोष देती है और हमें आभास होता है कि इस चीज़ की हमको आवश्यकता नहीं थी, हमारी आवश्यकता तो यह थी, और इससे फिर हमें ईर्ष्या भी होती है। अनावश्यक कोई दूसरा हमारे आसपास कोई दूसरा अनावश्यक चीज़ों का संग्रह करता है तो हम वो अनावश्यक ऐसी चीज़ें ले आता है जो केवल महज एक दिखलावटी पूर्ति में पोषक है, तो हमें उससे ईर्ष्या भी होने लगती है। दार्शनिक व किस्सागो अंदाज। यहाँ लेखक ने दार्शनिक से तात्पर्य उस विचारधारा से जो है हम जिसे एक वास्तविकता, एक सच्चे अर्थों में जिसे स्वीकार कर अपने लिए लाभप्रद बनाते हैं। किस्सागो अंदाज से लेखक का यह अभिप्राय है कि हम कहानी के माध्यम से किसी चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ भी लेखक ने अपने मित्रों के माध्यम से इस बात को स्पष्ट किया है। बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र। लेखक ने यहाँ पर यह भी बात बताई है कि जो तत्व बाजार का जो पोषण करते हैं वे अर्थशास्त्र नहीं बल्कि अनीति शास्त्र है। यहाँ पर यह तात्पर्य है कि यदि हम बाजार गए और हम इतनी वस्तुओं का संग्रह कर लाए जिनकी हमको आवश्यकता नहीं थी, और यदि जिसको आवश्यकता थी और वह बाजार गया उसे वह चीज़ नहीं मिल पाई, तो यह एक अनीति शास्त्र है। प्रस्तुत बिंदुओं के आधार पर हम इस पाठ सारांश को समझते हैं। बाजार जहाँ पर हमें अपनी आवश्यकता की सामग्री मिल सके उसे हम बाजार कहते हैं। बाजार का जादू से यहाँ तात्पर्य उस आकर्षण से है जो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है और हमें अपने ओर या अपनी वस्तुओं का संचय करने के लिए, संग्रह करने के लिए विवश कर देता है। पावर को यहाँ लेखक ने पैसे की शक्ति के रूप में परिभाषित किया है, परचेजिंग पावर। दूसरा, लेखक ने यहाँ परचेजिंग पावर किसी भी वस्तु को खरीदने की शक्ति, अर्थात यदि हमारे पास पैसा हो तो हम किसी भी चीज़ को भली भांति खरीद सकते हैं। यहाँ कवि ने अपने मित्र के माध्यम से यह बात स्पष्ट की है कि उनके एक पहले मित्र थे जो बाजार महज एक छोटी सी चीज़ खरीदने गए थे, लेकिन जब वे बाजार से आए तो अनेक चीज़ खरीद करके लाए और उनसे लेखक ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि ये सब मेरी पत्नी की इच्छा पर निर्भर है, और उन्होंने इस प्रकार से यह बात टाल दी। वहीं दूसरे मित्र थे, बाजार गए, उन्हें वह दोपहर से पहले बाजार गए और शाम से पहले घर आए, लेकिन उनको जो चीज़ खरीदनी थी उन्हें कोई भी चीज़ बाजार में खरीदने को मिली ही नहीं। उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने कहा कि वो जो चीज़ खरीदने गए बाजार में जितनी चीज़ें थी उनको लगा कि सारी चीज़ें उनको खरीदनी चाहिए, इस कारण से वो एक चीज़ खरीदते तो दूसरी चीज़ रह जा रही थी, इसलिए वो कुछ भी खरीद करके नहीं लाए। वहीं लेखक ने दूसरी बात कही है। वहीं कहानी में एक चूरन बेचने वाले हैं जिनका नाम भगत जी है, और उनका
लोग जो है उनको चूरन कह करके भी जो है जानते हैं। तो उनका कार्य ये था कि वे दिन भर क्या है चूरन बेचा करते थे, बाजार जाते, चूरन बनाने का सामान लाते और चूरन बेचते थे। भगत जी केवल 6 आने का ही प्रतिदिन चूरन बेचा करते थे और जैसे ही 6 आने उनके पास आ जाते थे तो वह चूरन बेचना बंद कर देते थे और जो शेष चूरन बच भी जाता था उन्हें बच्चों में वैसे ही फ्री में बांट दिया करते थे। एक बार लेखक ने बताया कि एक बार भगत जी से मेरी मुलाकात बाजार के चौराहे पर हुई तो मैंने देखा कि जो है वो केवल चूरन लेने के लिए पंसारी की दुकान में गए और चूरन का सामान लिया और सीधे बाजार से घर की ओर रवाना हुए या घर आ गए। उन्हें बाजार की चमक दमक ने बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया। जबकि हमारी तुलना में यह होता है कि हम जब भी बाजार जाते हैं तो बाजार हमें अपनी ओर क्या करता है, प्रभावित करता है, हम चमक दमक से रुक जाते हैं। लेकिन भगत जी के साथ यह बात नहीं थी। तो लेखक ने एक बात यहाँ पर कही है कि जेब भरी हो और मन खाली हो। बाजार का जादू तब चढ़ता है जब हमारी बाजार का जादू लेखक का कहना है कि बाजार का जादू हम पर तब असर करता है जब हमारी जेब भरी हो और मन खाली हो। यहाँ पर जेब में पैसा हो लेकिन मन में हमारी वस्तुओं का अभाव है। और लेकिन ये जादू बेअसर हो जाता है जब हमारी जेब भरी हो और मन भरा हो, या जेब खाली हो और मन भी खाली हो। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हमें सदैव बाजार में जाने से पूर्व अपना मन भरा होना चाहिए। मन भरे से तात्पर्य किसी भी चीज़ को अनावश्यक रूप से ललचा करके, लालच में आकर के हमें उस चीज़ को नहीं खरीदना चाहिए या उसकी चमक दमक को देख करके हमको उसको नहीं खरीदना चाहिए। बल्कि जिस चीज़ की आवश्यकता है, जो चीज़ हम घर से सोच करके जा रहे हैं कि आज बाज़ार से हमें ये चीज़ खरीद के लानी है, इसकी हमें अत्यंत आवश्यकता है, तो हमें वही चीज़ खरीदनी चाहिए। लेखक का कहना है कि बाजार की सार्थकता भी तभी है जब हम बाजार से केवल अपने ज़रूरत की, आवश्यकता की ही वह वस्तु खरीदें जिसकी हमें आवश्यकता है। यदि हम अनावश्यक चीज़ों का संग्रह करते हैं, अनावश्यक चीज़ों को खरीदते हैं, तो हम केवल क्या करते हैं, बाजार को क्या करते हैं, उसकी परिभाषा को गलत सिद्ध करते हैं। यदि हम अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करते हैं तो हम बाजार की सार्थकता को भंग करते हैं। वो महज एक बाजारूपन, हम उसे एक बाजारूपन का, लेखक ने यहाँ पर उसे बाजारूपन का नाम दिया है और हम उस बाजारूपन का एक अंग बन जाते हैं। यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि बाजार भी हमसे कृतज्ञ होता है, हमसे कृतज्ञता व्यक्त करता है जब हम बाजार में उपस्थित आवश्यक चीज़ों को ही अपने लिए खरीदते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें बाजार की चमक दमक से दूर रहकर अपने मन को भरने और अनावश्यक चीज़ों के संग्रह करने, पैसे के अनावश्यक व्यय पर रोक करने एवं ज़रूरतमंद सामान को ही खरीदकर उसकी सार्थकता को अंगीकार करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि यह हमें बाजारूपन नहीं बल्कि एक सही सार्थकता बाजार को देनी चाहिए, जिससे बाजार कृतज्ञ हो और क्या वह बाजार सभी के लिए कल्याणकारक हो। तो मैं आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको भली भांति समझ आ चुका होगा। धन्यवाद।